ओके सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन्स के बारे में। मतलब वेब 3 ब्लॉकचेन्स इतनी फैसिनेटिंग टर्म्स है ना, ये हम इतनी सुनते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने आईटी सेक्टर वाले में, मतलब इतना सुनते रहते हैं ब्लॉकचेन्स के बारे में, लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं होता। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आज स्मॉल टॉक्स करेंगे इसके बारे में। क्या क्या होता है, क्या क्या सिनेरियोज इसके बन सकते हैं, क्या क्या इसके यूज़ केस बन सकते हैं। सबसे पहले उसकी बात करते हैं, ब्लॉकचेन को समझेंगे, बाद में थोड़ा सा उसके यूज़ केस को समझेंगे, भाई ब्लॉकचेन की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। सबसे पहले डेटा प्रिवेसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप समझते होंगे। एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए, ये आपको समझना आना चाहिए। इन दोनों वजहों की मदद से ब्लॉकचेन का जन्म हुआ। जब हमें डेटा प्रिवेसी और थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर हमारा कम हुआ अपनी एग्जिस्टिंग सिस्टम पे, तो हम ब्लॉकचेन को अपने सिस्टम में ला सकते हैं। लाइक सिनेरियोज लेते हैं, लाइक अगर हम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है कोई, और उसकी कोई फेक मेडिसिन ना बन रही हो, वो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस पे नज़र रखना चाह रही हो, उसकी कंपनी से, उसकी फैक्ट्री से दवाइयाँ निकल के सीधा कस्टमर तक पहुंच रही है, वो पूरा प्रोसेस एकदम विजिबल हो, पूरा ट्रांसपेरेंट हो, तो ये ऐसा हम डेली लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं कि पूरा प्रोसेस अगर ट्रांसपेरेंट हो तो वो थोड़ा हमारा ब्लॉकचेन सिस्टम में आ सकता है। मतलब ब्लॉकचेन सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट होता है, कैसे होता है थोड़ा बाद में समझेंगे। दूसरा सिनेरियो ले सकते हैं हम डेटा प्रिवेसी को लेके। हम जैसे फेसबुक, गूगल इतना सारा डेटा स्टोर कर रही है दुनिया भर का, मेन मेन जो ये कंपनीज है इतना सारा डेटा कर रही है स्टोर, और ये डेटा को कैसे मतलब यूज़ कर रही है पब्लिक को कुछ आइडिया नहीं है। तो एक विजिबिलिटी होनी चाहिए कि ये डेटा का हमारा कर क्या रही है, जो कि फिलहाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता ये डेटा का हमारा कुछ भी कर सकती है, हमें कोई आइडिया नहीं है। दूसरी नीड हमारी ये आ गई, भाई डेटा हमारा पूरा विजिबल होना चाहिए कि उस डेटा के साथ हो क्या रहा है। तो हमें थोड़ा सा ऐसा भाई ट्रस्ट फैक्टर हमारा बिगड़ा है यहाँ पे कि भाई हमारे डेटा के साथ चल क्या रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी नीड हम ले सकते हैं अपने बैंक्स की। बैंक्स के हमारा कैसे ट्रस्ट इश्यूज हमारा कम हुआ है पिछले कुछ सालों में, वो तो आप सभी को पता है। मतलब हमारा डेटा कैसे ब्रीच होता रहता है, ये काफ़ी न्यूज़ फैलती रहती है कि भाई लोगों के अकाउंट नंबर, पासवर्ड वगैरह लीक हो चुके हैं। दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग। बाकी क्रिप्टो की थोड़ी सी शुरुआत में जाते हैं, भाई क्रिप्टो का जंग कैसे हुआ। बिटकॉइन सबसे पहले आया था इमेज में, तो उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यूएस मार्केट की बात करते हैं। यूएस मार्केट की वजह से ही क्रिप्टो का जन्म हुआ था। सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। इसकी कहानी में घुसते हैं, थोड़ा सा कहानी को समझेंगे, ब्लॉकचेन को समझेंगे। मतलब ब्लॉकचेन का जो ये पूरा फील्ड है ये बना कैसे, समझते हैं। 2008 का आपने क्राइसिस सुना होगा, बैंक क्राइसिस। उसमें मतलब बैंकक्रप्ट हो गए थे, कैसे हुए थे, क्यों हुए थे, इतना कुछ जानने की नीड नहीं है। अगर आपको जानना है तो एक यूट्यूब पे कहीं भी जाके वीडियो देख सकते हो, आपको पूरा सिनेरियो पता लग सकता है। नहीं तो बहुत पॉपुलर इवेंट है, आपको मतलब पता ही होगा इसके बारे में। बैंक बैंकरप्ट्स हो गए थे, उसके पास पैसे नहीं थे पब्लिक को पैसे देने के लिए, उनके अकाउंट होल्डर्स को। तो हुआ क्या था, यूएस गवर्नमेंट खुद बीच में आई थी, और मतलब उन्होंने खुद पैसे दिए थे बैंक्स को कि भाई जाओ तो अपने अकाउंट होल्डर्स को पैसे दे दो। ये सब हुआ था। लेकिन पब्लिक का कहना ये था कि भाई गवर्नमेंट कौन होती है पैसा देने वाली, मतलब गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो पब्लिक का ही तो है। तो मतलब हुआ क्या, जो एक करेंसी वाला सिस्टम चल रहा है हमारा, रुपीज़, डॉलर्स, ये मतलब बिल्कुल फेक है एक तरह से। मतलब करेंसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो एक अथॉरिटी है जो इस पेपर नोट को या इस कोइन को, मतलब रुपीज़ को या डॉलर्स को छाप रही है, ये चाहे तो कितना भी छाप सकती है और इसका कैसे भी मिसयूज़ कर सकती है। तो पब्लिक का सीधा सीधा ये कहना था कि भाई कोई एक अथॉरिटी डिसीजन नहीं ले सकती कि ये करेंसी इतनी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। क्योंकि आप ये भी तो सोचो कि अगर यूएस गवर्नमेंट उस टाइम उसने बैंक्स को दे दिए, चलो बैंक्स को दे दिए, और वो बार बार अगर ऐसे करे, बैंक दोबारा बैंकरप्ट होए और वो बैंक को दोबारा पैसे दे दे, तो ऐसा कब तक चलेगा। इन्फ्लेशन के बारे में कौन नहीं जानता हम में से। तो उसके बाद लोगों को नीड हुई कि यार हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड हो, जो एक अथॉरिटी के पास उसकी अथॉरिटी नहीं हो, एक बड़ी अथॉरिटी के पास उसकी अथॉरिटी ना हो, थोड़ा थोड़ा मतलब उसका सिस्टम पब्लिकली हो, अवेलेबल हो, सारा ओपन सोर्स हो। फिर आते हैं हमारे सातोशी नाकामोटो, जिन्होंने बिटकॉइन का वाइट पेपर लिखा था, और बिटकॉइन ब्लॉकचेन करेंसी में सबसे पहली करेंसी है, ओके। तो इसके बाद हमारे बाकी करेंसीज का जन्म हुआ, फिर इथीरियम आया, सोलाना आया पिक्चर में, ये सब चलता रहा। लेकिन अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मतलब यार हमें क्रिप्टो की ही क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें बिटकॉइन की क्यों ज़रूरत पड़ी। देखो थोड़ा सा करेंसी सिस्टम को समझते हैं। मतलब हमारी स्टार्टिंग जो हुई थी बार्टर सिस्टम पे चलता था कि भाई एक सामान के बदले दूसरा सामान। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सोना चांदी को महत्व ज़्यादा देने लगे हम, सोना चांदी के बदले हम सामान अदला बदली करने लगे। फिर आई ये करेंसी। करेंसी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 100 साल 100 साल के करीब ही होगी ये पुरानी। उसके पहले क्या चलता था, सोना चांदी वगैरह वगैरह ये सिक्के मतलब चलते थे। एम्पायर के अपने जैसे जैसे एम्पायर होते थे। करेंसी अभी आई है 100-120 साल मान लीजिए आप। और अब आते हैं पिक्चर में क्रिप्टो।
क्रिप्टो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज थिंग है, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इसे छाप नहीं रहा, मतलब ऐसे अपनी मर्जी से कोई नहीं छाप रहा, कोई एक प्रॉपर एल्गोरिदम के थ्रू ये छापेगा, और वो भी एक प्रॉपर एल्गोरिदम के थ्रू बनता है, पूरा पब्लिकली विजिबल होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट है इसका प्रोसेस। दूसरी सबसे बड़ी बात, ब्लॉकचेन के जैसे ये ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर समझिए थोड़ा सा। ब्लॉकचेन एज अ नेम सजेस्ट, ब्लॉक का एक पूरी चेन होगी, छोटे छोटे ब्लॉक्स की वो चेन में बंधे हुए होंगे, और एक एक ब्लॉक्स में कुछ डेटा होगा, जो कि अगर हम क्रिप्टो मार्केट के हिसाब से लें तो पेमेंट्स का थोड़ा डेटा होगा कि भाई इस ए पर्सन ने बी पर्सन को कुछ ट्रांसफर करा, बी पर्सन ने रिसीव करा, लाइक एक बिटकॉइन ट्रांसफर करा ए ने और बी ने रिसीव करा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक में होगी। अब इसमें सबसे मेन बात ये है कि एक ब्लॉक में अगर डेटा, ये मान लो डेटा आ गया, तो वो इम्यूटेबल होगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो अपडेट नहीं हो सकता। सबसे मेन बात यही है। पूरा जब ट्रांसपेरेंट रहेगा और पूरी हिस्ट्री उसमें रहेगी, अब बी उसको वापस दे सकता है बिटकॉइन, लेकिन वो डेटा दोनों साइड का, लेने वाला और देने वाला दोनों रहेगा डेटा, और उसे चेंज करना इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एज अ ये जो ब्लॉकचेन होती है इतनी लंबी, सब मेंटेन करते हैं, इसको अगर फोक भी करा जाए, अगर ऐसे फोक करके, आपने गिटहब यूज़ करा होगा, उसमें हम कैसे ब्रांच को फोक करते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन को अगर हम फोक करके नई ब्रांच बनाना चाहें, तो हमें थोड़ी सी कंप्यूटेशनल पावर 50% से ज़्यादा चाहिए। मतलब इसके वर्ल्ड में जितने भी ब्लॉकचेन कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब जितने भी हमारे ब्लॉकचेन्स यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स, उसमें से 50% से ज़्यादा हमें कंप्यूटेशनल पावर चाहिए चेंज करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है नॉर्मल पर्सन के लिए। इसलिए आपने सुना होगा कि बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है, इथेरियम की माइनिंग हो रही है, काफ़ी महंगे कंप्यूटर्स में, थोड़ी सी मतलब उनमें कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा होती है, तो थोड़ी सी वे माइनिंग करते हैं। माइनिंग का क्या सिस्टम है, वो क्या प्रोसेस है, वो थोड़ा अलग हो जाता है, कभी और बातें करेंगे उसके बारे में। तो इस फील्ड में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। मतलब हमने आज तक इसमें सिर्फ क्रिप्टो के बारे में सुना है, अभी तो फिलहाल ब्लॉकचेन मतलब हमारे लिए क्रिप्टो हो गई, लेकिन सबसे मेन अपॉर्चुनिटीज़ में डेटा साइड में भी आती है अभी। लाइक मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिए थे आपको, लाइक अगर रेस्टोरेंट वाले अगर अपने कस्टमर्स को एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस दिखाना चाहें कि भाई तुम्हारा खाना कैसे बनता हुआ आ रहा है बैकएंड में, अगर वो दिखाए तो उनका धंधा कम हो जाएगा, लेकिन कस्टमर साइड के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा कि वे देख सके कि पूरा प्रोसेस, उनका खाना कैसे बन के आ रहा है, ताकि वो हेल्दी खाएं। तो सबसे मेन चीज़ें, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो हर चीज़ में, इस चीज़ में ब्लॉकचेन वाली चीज़ें बहुत काम आती हैं। डेटा प्रिवेसी से, जैसे मैंने आपको बात करी थी, फेसबुक, गूगल इतने बड़े बड़े डेटा बेसिस रखते हैं, पूरे वर्ल्ड का डेटा ये रखते हैं मोस्टली। तो उन डेटा का ये करते क्या है, सबसे मेन क्वेश्चन तो यही आता है, उन डेटा का ये करते क्या है, कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहे, कहीं डेटा को बेच नहीं रहे। तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी होना भी हमारा पूरा Web3 में ही आ जाता है, पूरा ब्लॉकचेन में ही आ जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इसमें, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो कि चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करे, जो कि अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ थोड़ी अगले वीडियो में बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर ली, बाकी आप भी सोच के आना कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ हो तो, 2-3 तो मैंने डिस्कस करी हैं, बाकी मिलते हैं कभी और।